आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19 कितना बोला आपने बच्चों? गुड 72 हुआ ना 1972। आपको पता है इससे पहले एक यूएनओ का सम्मेलन हुआ था इसी साल, नाम बताओ उसका। यूएनओ का पहला पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था 1972 में, हाँ स्टॉकहोम सम्मेलन। वहाँ से आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत में फिर ये कानून लाया ताकि जानवरों की क्या हो, रक्षा। शाबाश, बोलो बेटे, गुड। पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। हाँ। सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1857 में जंगली पक्षी संरक्षण अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। फिर उसके बाद 1912 में भी एक कानून लाया गया था। ये कानून 1912 में बनाया गया था, जिसे वन्य पक्षी और जो पशु होते हैं पशु संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। फिर उसके बाद 1960 में वन्य जीवों का संरक्षण का मुद्दा बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, जो प्रजातियां थी वो विलुप्त होती जा रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, 1952 में एक कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1952 की 72 बेटा, सॉरी 1972, ठीक है, शाबाश। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में। और इस सम्मेलन में पहली बार जो पर्यावरण पर पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन में चर्चा की गई थी। अब इसमें क्या हुआ था, जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे, जैसे कि आर्टिकल 51A जो क्या है, मौलिक मतलब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसमें कहा गया, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पर्यावरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। फिर इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें वनों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना नागरिकों का कर्तव्य बताया गया। फिर एक दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया, DPSP आर्टिकल 48A, और इसमें भी ये प्रावधान किया गया कि राज्य क्या करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करने और तथा देश में वन्य जीवों की सुरक्षा करना क्या है, नागरिकों का कर्तव्य है। और इसमें ये भी जो क्या हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसे। और इसमें ये प्रावधान किया गया था, पहले क्या होता था, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राज्य सूची में आता था, लेकिन इस अमेंडमेंट में इसके अंतर्गत इसको संवर्ती सूची में लाया गया। और पहले क्या होता था, जब ये राज्य सूची में था तो सिर्फ इसमें केंद्र सरकार ही क्या कर सकती थी, कानून बना सकती थी, राज्य सरकार। अब दोनों, अब ये संवर्ती सूची में आ गए तो ये दोनों इसमें कानून बना सकती है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों प्रबंधन, जंगली जो जानवर होते हैं, पौधे और उनसे बने जो उत्पाद होते हैं, उनके व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 में। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला, इसका उद्देश्य है जीवों का संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक। ये बात करता है कि जीवों का अवैध शिकार नहीं होना चाहिए, और जैसे कि बाघों का अवैध शिकार रोकने के लिए सख्त कानून और सजा का प्रावधान किया गया, जिससे कि बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके। क्या कोई बताएगा हमें इंग्लिश में अवैध शिकार को क्या बोलते हैं? कोई वर्ड सुना है आपने किसी ने? पोचिंग है ना, POACHING। शाबाश। इसका दूसरा उद्देश्य था संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की स्थापना करना, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों को सुरक्षित किया गया, ताकि जो वन्य जीव है उनको सुरक्षित आवास प्रदान किया जा सके। रुको बेटा, सबसे पहले कोई बताएंगे हमें, हमारे देश में जानवरों को सुरक्षित करने के लिए 3 कौन सी प्रणालियाँ बताओ। कुछ का नाम इन्होंने लिया भी, बताओ। शाबाश। एक तो इन्होंने बताया, देखो, नेशनल पार्क, और बोलो अभयारण्य है ना, और एक और होता है, बताओ उसका नाम होता है बायोस्फीयर रिजर्व। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, जैव मंडल, है ना। ज़रा आप में से कोई बताओ, हमारे आसपास यहाँ कोई अभयारण्य कौन सा है हमारे आसपास, जहाँ हम आधे घंटे में पहुँच सकते हैं? हाँ, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर बिजली महादेव वाली, ए वाली नहीं, ठीक है। इंद्रकिला तो नेशनल पार्क है पहली तरफ, है ना, या बंजार में जो गेटीमाल नेशनल पार्क है, ठीक है जी। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में है, नंदा देवी। तो आपको लिस्ट बनानी चाहिए, हिमाचल में कितने पार्क हैं, कितने बायोस्फीयर, कितने अभयारण्य हैं, और भारत में क्या हिसाब किताब है, उसका हमारे पास एक क्या होना चाहिए,
सूची होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे। तो वो इन्वायरमेंट की तैयारियां हो रही। और पहला नेशनल पार्क जो बना था वो यही जिन्होंने नाम लिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में टाइगर के लिए ये बना था, शिकारी के नाम पे, है ना। शाबाश, बोलो बेटे, गुड। तीसरा इसका उद्देश्य है विलुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा, मतलब कि जो प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है उनकी हाँ। सुरक्षा के लिए अधिनियम ये बनाया गया था। और इसमें गेंडा और भारतीय शेर जैसी प्रजातियों को विशेष श्रेणी में रखा गया था, उनका संरक्षण किया गया ताकि शाबाश। उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। अच्छा, एक बेटा एक वर्ड लिखो ऊपर, IUCN लिखो ऊपर, IUCN लिखो, IUCN। कोई बच्चा बताएगा फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये UNO की वो संस्था है जो जानवरों का, जैसे उन्होंने बोला, हिसाब रखती है, पौधों का, कौन सी विलुप्त हो गई, कौन सी खतरे में है और कौन सी मतलब संकट में आ सकती है। और ये किताब छापते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक, लाल किताब छापते हैं और जानवरों को विलुप्त, खतरे और उस हिसाब से ये उसकी लिस्ट बनाते हैं। IUCN, पढ़ें इसके बारे में। और इन्होंने अवैध, जैसे उन्होंने बोला, अपने से पढ़ के बोला, इसमें जानवरों पर अवैध व्यापार पर रोक लगाई। इसके लिए इसके तत्वाधान में एक संधि हुई, लिखो उसको, साइट्स, CITS लिखो, CITS, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसा कुछ। देखिए इस बच्चे को मिलता है, फुल फॉर्म बताना। ये है मतलब जानवरों पर अवैध व्यापार की संधि साइन की है इन्होंने कि आप जानवरों के ऊपर अवैध व्यापार नहीं कर सकते। स्पेलिंग शायद मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे क्या है देखना आपने। आगे बोलो बेटा, शाबाश। इसका चौथा ऑब्जेक्टिव था वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा, हाँ। जैसे पश्चिमी घाट में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना ने वहाँ के जो जीव थे उनकी विविधता को सुरक्षित रखा है। बहुत सुंदर। हैबिटेट क्या होता है? किसी बच्चे को पढ़ने को कोई देगा डेफिनेशन? जो किसी जानवर का नेचुरल आवास होता है रहने का ना, बहुत अच्छा हैबिटेट है ना। और देखो इन्होंने एक शब्द यूज किया मैडम ने, वेस्टर्न घाट। चित्र बना सकती हैं आप कहाँ? जैसे मतलब जो भारत माता की, भारत के इस तरफ के हिस्से में आते हैं, जहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटका आता है, और केरला के किनारे के इलाके, बिल्कुल तट के पर्वत है ये एक्चुअली। और ये सारी बारिश मानसून इन पे होती है, इसलिए ये बड़े वर्षावन है, बहुत घने वर्षावन है। और भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस इलाके में, और साथ में मौसिनड्राम और नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे घने वर्षावन नहीं है ना, तो इसकी बात कर रही है मैडम, शाबाश। इसका पांचवा उद्देश्य है वन्य जीव अपराधों पर सख्त कार्यवाही, जैसे हाथी दांत और बाघ की खाल की तस्करी पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कोई बच्चा बताएगा बाघ का क्यों शिकार होता है? बाघ के अंगों का शिकार क्यों होता है? दांत के लिए, किसी और सबसे बड़ी बीमारी है कि चमड़ी। पर सबसे बड़ी बात है बेटा, चाइना में ये मानते, चाइनीज दवाइयों में, कि बाघ की जो मतलब उसकी जो हड्डी है जो भी है, उससे नपुंसकता का भी इलाज होता है, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता पैदा होती है। ऐसी कुछ बातें मानी जाती है और चाइना में बड़ी डिमांड है बाघ की। आगे बोलो, शाबाश। अब हम बात करेंगे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला इसमें प्रावधान है राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण। वाह। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों का गठन कर सकती है। ये संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव के प्राकृतिक आवास होते हैं जहाँ पर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। अच्छा, वर्तमान में हिमाचल में कितने नेशनल पार्क है? बोलो, लगाओ गैस, गलत ठीक चलता है। गुड, 5, शाबाश, 5 हो गए, ढूंढे है ना। आगे बोलो, शाबाश। इसमें दूसरा प्रावधान है कि वन्य जीवों की अनुसूचियां, इस अधिनियम के अनुसार जानवरों के संरक्षण के लिए उनको 6 अनुसूचियों में अच्छा जी, गुड। पहली अनुसूची में कौन से जानवर आते हैं, और ये जो पहली अनुसूची है, ये अनुसूची उन जीवों के लिए जिन्हें सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। अच्छा, इन जीवों का शिकार या व्यापार प्रतिबंधित है। अगर कोई इनका शिकार या व्यापार करता है तो उन्हें सजा दी जाती है। इसमें आते हैं जैसे बाघ, हाथी, गेंडा, काले भालू, भारतीय मृग और इंडियन पैंथर। भारतीय क्या बोला आपने? भारतीय मृग। मृग, अच्छा, इंडियन नहीं, अच्छा पैंथर, ठीक है। भारतीय काले भालू, गंगा हाँ। डॉल्फिन। अच्छा। और दूसरी जो अनुसूची है, इसमें वो जीव आते हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। अच्छा। लेकिन इनकी सुरक्षा जो पहली अनुसूची में जो जीव आते हैं उनसे कम है। इसमें शामिल जीवों के शिकार और व्यापार पर कड़ी निगरानी होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में शिकार की अनुमति भी हो सकती है, जैसे कि कोई रिसर्च करनी हो, हाँ। या फिर या आदमखोर हो गया, आत्म रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। फिर इसमें आते हैं भारतीय तेंदुआ, नील गाय और मगरमच्छ। अच्छा। तीसरी अनुसूची, इसमें वो प्रजातियां आती हैं जिनकी आगे मगरमच्छ मत हंसो, सभी मगरमच्छ है। आगे बोलो, शाबाश। तीसरी अनुसूची में इसमें वो प्रजातियां आती हैं जिनकी सुरक्षा के लिए नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन इनका शिकार नियंत्रित तरीके से किया जा सकता है। इसमें आते हैं कछुआ, काली रंग का लंगूर। अच्छा। जो चौथी अनुसूची है,
इसमें वो प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें कम स्तर की सुरक्षा मिलती है। इनका शिकार सीमित परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे इसमें भी तेंदुआ और कछुआ ही आते हैं। अच्छा। और जो 5वीं अनुसूची है, इसमें वो प्रजातियां आती है जिन्हें हानिकारक माना जाता है। अच्छा। और इनका शिकार या हत्या की अनुमति होती है। अच्छा। जैसे कि अगर कोई जानवर उसको किसी मतलब कोई गंभीर बीमारी हो तो ये माना जाता है कि उसको तो क्या कर सकते हैं, उसको मतलब शिकार किया जा सकता है ताकि जो दूसरे जानवर है उनको भी वो बीमारी ना फैले और उनको हानि ना पहुंचे। सही बात। और जो 6ठी अनुसूची है, इस अनुसूची के तहत उन पौधों को शामिल किया गया है जिनका व्यापार, उपयोग या फिर कटाई नियंत्रित है। अच्छा। ताकि उनकी प्रजाति विलुप्त न हो, जैसे चंदन हो गया, नीम हो गया। अच्छा, चंदन और नीम है ना, बहुत बढ़िया। फिर इसमें ये भी प्रावधान शिकार पर प्रतिबंध का प्रावधान है। अच्छा। जीवों का शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों और सरकारी अनुमति से ही शिकार की अनुमति जा हो सकता सकती है, है। वाह। अधिनियम में शिकारियों को सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। अच्छा बेटा देखो, इन्होंने एक चीज भाई 5वीं सूची में कई बार जानवरों को मारने की परमिशन मिलती है तो उनको बोलते हैं वर्मिन। असल में वर्मिन शब्द जो होता है ना, VERMIN जैसा। जैसे मान लो बंदर बहुत हो गई या सूअर बहुत हो गए तो सरकार आदेश देगी मारो इनको। काफ़ी संख्या में इनको मार दिया जाता है ताकि उनकी आबादी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वो आदेश निकलते हैं उसमें। आगे बोलो, शाबाश बेटा। इसमें वन्य जीव व्यापार पर नियंत्रण का प्रावधान भी है। अधिनियम के अनुसार जंगली जानवरों, उनके अंगों और उत्पादों के व्यापार पर रोक लगाई गई है। इसके तहत तस्करी और अवैध व्यापार पर विशेष निगरानी रखी जाती है। तस्करी पे है ना। Yes, कोई बच्चा तब तक साइट्स देखो, नेट से साइट्स की संधि देखो जरा। आगे बोलो आप। इसमें दंड और कारावास का प्रावधान भी है। अधिनियम का कोई भी अगर व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके लिए इसमें कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें आर्थिक दंड और जेल की सजा भी हो सकती है। संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्रों का निर्माण। इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र और शिक्षा केंद्रों की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें 6ठा जो प्रावधान है वो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की स्थापना करना। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष वन्य जीव सुरक्षा बलों का गठन किया गया है जो संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी और अवैध गतिविधियों को रोकने का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात। बताओ जरा, टाइगर के लिए कौन सी फोर्स का निर्माण किया गया है? नेशनल टाइगर एक्शन फोर्स क्या पढ़ना बोला, कौन सी फोर्स तैयार की है उसकी? आगे बोलो, शाबाश। इस अधिनियम में 7 अध्याय है और 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। जो इसका 6th शेड्यूल है, जो इसकी धारा 2 है, उसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि पशु क्या है, पशुधन क्या है, पशु वस्तु, सर्कस, अभ्यारण्य, व्यापारी या फिर शिकार की धारा, जिस इसमें बताया गया इनके बारे में और इनकी परिभाषा दी गई है। ठीक है। वन्य जीव की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है और राज्य सरकार क्या कर सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। केंद्र सरकार नियुक्त कर सकती है वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीव परीक्षण निदेशक और एक सहायक निदेशक को तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी को। राज्य सरकार कर सकती है, किनकी नियुक्ति कर सकती है वो पहले तो एक मुख्य वन सचिव संरक्षक की नियुक्ति कर सकती है और दूसरा वन्य जीव संरक्षक की और तीसरा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकती है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत निकाय गठित कर सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड होता है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। लिखो वहाँ क्या है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। पढ़ेंगे बच्चे इसके बारे में। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना, पढ़ें इसके बारे में। राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्या इसका काम है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना। और एक टाइगर वाला उसको भी बताना आपने क्या है ना। शाबाश। क्योंकि टाइगर बीच में गुम हो गई थी तो उनको बचाने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अथॉरिटी है ना। क्या बनाया, बोर्ड है कि प्राधिकरण है बेटा? कि प्राधिकरण है, कोई बात नहीं, लिख दो आप काट के। प्राधिकरण, ठीक है, शाबाश। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और इसका उपाध्यक्ष होता है वन या वन्य जीव मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री। इसमें संसद से भी 3 सदस्य चुने जाते हैं। 2 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से और 1 सदस्य चुना जाता है राज्यसभा से। इसमें कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी निकाय है तो उनके निदेशक भी इसके सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं जो
राज्य वन जीव बोर्ड की। इसमें जो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड यदि चाहे तो स्थायी समिति का गठन कर सकता है। जो राज्य वन जीव बोर्ड होता है इसका अध्यक्ष होता है सीएम, और इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है राज्य वन जीव का जो मंत्री होता है। अच्छा, फॉरेस्ट मंत्री। और इसमें विधानमंडल के 3 सदस्य भी शामिल किए जाते हैं, विधानसभा से 2 सदस्य और विधान परिषद से 1 सदस्य। धारा 9 शिकार करने का प्रतिबंध। इसमें धारा 9 में ये बताया गया कि इसमें शिकार करने का प्रतिबंध के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें ये 3 शर्तें भी बताई गई कि हम कब शिकार कर सकते हैं। यदि मुख्य वन जीव अभिरक्षक को ये पता चलता है कि उसको ये जानकारी प्राप्त होती है कि कोई जीव रोगग्रस्त है या फिर विकलांग है, बीमारी है। जी सर, उसको किसी प्रकार की बीमारी है, तो उस जीव का शिकार की अनुमति दे सकता है, या फिर रिसर्च के लिए या फिर आत्मरक्षा के लिए।